नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय मदरलैंड वॉइस पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज कोरोना के इस संक्रमण काल में बहुत तरह की समस्याएं बनते चली जा रही हैं। इन समस्याओं के साथ न सिर्फ नागरिकों के साथ ही ये समस्याएं हैं, बल्कि ये समस्याएं पूरे देश में इस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं, जिससे कि लोगों के साथ साथ पत्रकार जगत भी काफी परेशान है। पत्रकारों की इन परेशानियों को लेकर पूरे देश में तरह तरह के तरीकों से लोगों ने अपनी आवाज उठाई है, लेकिन सबसे प्रमुखता से जो आवाजें उठाई गई हैं पत्रकारों के सुरक्षा और पत्रकारों को सुविधा दिलाने के हिसाब से, उसमें भारत के प्रमुख अखिल भारतीय संगठन हैं जो निरंतरता से काम कर रहे हैं, और इन संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि सरकार पत्रकारों के लिए क्या कर रही है, संगठनों के द्वारा क्या क्या प्रयास करवाए जा रहे हैं और क्या उन्हें करना चाहिए, कहां चूक हो जा रही है, जिससे कि चौथा स्तंभ कहलाने वाला भारत के संविधान का पत्रकार जगत आज हाशिए पे आ गया है। इन सब प्रश्नों को लेकर हम इस कार्यक्रम में एक बृहद लेवल से चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीमान मनोज मिश्रा जी, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट NUJ के। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। नमस्कार। इसी क्रम में अपने साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान नरेंद्र भंडारी जी, जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथ में श्रीमान प्रदीप महाजन जी, जो नेशनल प्रेसिडेंट है अखिल भारतीय पत्रकार संघ के। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद जी। वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र सिंह तोमर जी ज्वाइन किए हैं, जो प्रमुख संपादक हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे समाचार पत्र का नाम साहस समाचार है जी, और साथ ही में भारतीय भाषाई समाचार पत्र संगठन इनला का प्रदेश अध्यक्ष हूँ दिल्ली का। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रीमान VK शर्मा जी हैं। VK शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ऑल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आप सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम, साधुवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। VK शर्मा जी। अब जो समस्याएं चल रही हैं पत्रकारों के साथ, जैसा कि आप सबको विदित है कि पूरे देश में कोरोना का ये संक्रमण काल है। इस संक्रमण काल में ऐसे तो हर एक सेगमेंट के हर एक एरिया से जुड़े हुए लोग परेशान हैं, लेकिन पत्रकारों की जो परेशानी है वो एक अलग तरीके से है। पत्रकार ऐसी बिरादरी है जो हमेशा विक्टिमाइज हो जाती है और हमेशा इस तरह के परेशानियों में उलझकर इतना फंस जाती है कि अपना दायित्व का ठीक से निर्वहन करते करते भी उसको उतना नहीं सराहा जाता है जितना सराहा जाना चाहिए। तो किसी कारण से मनोज मिश्रा जी से हमारा संपर्क अभी टूट गया है, अभी तुरंत उनको ज्वाइन करेंगे। इस बीच में श्रीमान नरेंद्र भंडारी जी से आग्रह करूंगा कि आपके संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, जो BMS के साथ एफिलिएटेड है, इस संगठन के माध्यम से इन दिनों आपने क्या क्या कार्य किए हैं उसको थोड़ा सा बताएं। हम लोगों ने जिस दिन से लॉकडाउन हुआ जी, हमें पता लग गया था कि लॉकडाउन में जो है मीडिया कर्मी और मीडिया जगत काफी परेशानियां भुगतेगा। जी, उसी दिन से जो हम लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया था मीडिया कर्मियों के बीच में आने का। जी, हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, हेल्प डेस्क बनाए, जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सबको लगातार जो है पहले दिन से ही मीडिया कर्मियों और मीडिया जगत के बीच के कॉन्टेक्ट में है। हम लोग जो है डेली, हम लोगों ने एक वॉर रूम भी बनाया हुआ है। हम लोग डेली जो है आए दिन पत्रकारों की समस्याओं को लेकर देश के प्रधानमंत्री को और हर स्टेट के मुख्यमंत्री को पत्र डाल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख रहे हैं उनकी समस्याओं को लेकर। और कुछ मैंने देखा कि कुछ आवाज उठनी चाहिए, वो जो हम लोगों ने जो आवाज उठाई है उसका कुछ ना कुछ हल निकलना शुरू हो गया है। इन दिनों पिछले 2 दिन से दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार मीडिया कर्मियों के कोरोना वायरस टेस्ट कर रही है। जो दिल्ली में कल में 159 जर्नलिस्टों का टेस्ट हुए हैं और आज भी टेस्ट चल रहे हैं। इसके अलावा जो है कल शाम को हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर खट्टर जी ने जो है 10 लाख बीमा की घोषणा की है। हालांकि हमारी डिमांड ज्यादा की थी और उन्होंने 10 लाख, चलो एक शुरुआत हुई है और एक शुरुआत आई है और इसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जितने भी संगठन है सबको एकजुट होना पड़ेगा, सबको जोर शोर से आवाज उठानी पड़ेगी, तभी इसका कोई रास्ता निकलेगा। अब हम लोगों ने जो एक नया अभियान शुरू किया कल से, #सेव मीडिया।
पूरा मीडिया जगत जो है इस समय बहुत परेशान है। हम लोग देश भर में अभियान चला रहे हैं, मीडिया कर्मियों को एकजुट कर रहे हैं। हैशटैग सेव मीडिया अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। वो हमारा एक नया अभियान है जिसको लेकर हम लोग देश भर के पत्रकारों को जोड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो है हम लोग जो है चाहते हैं कि पत्रकारों की और भी जो भी समस्याएं हैं वो हमें मेल करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसका कोई ना कोई हल निकालें। और हमारी जो मेन जो डिमांड है वो ये है कि भी पत्रकारों को एक राहत पैकेज मिलना चाहिए। देश का 90% पत्रकार जो है जॉब में नहीं है, कोई स्टिंगर है, कोई यूट्यूब चैनल चलाता है, कोई पोर्टल चलाता है, ठीक है, कोई फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, फ्रीलांस फोटोग्राफर्स हैं, सब घर बैठे हुए हैं, कहीं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। 10% जर्नलिस्ट जो है जो कि इस समय जॉब में काम है, जिनको सैलरी मिल रही है। अन्य जो 90% इस समय खाली बैठे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि राहत पैकेज जो है सरकार घोषित करे, पत्रकारों को राशनिंग सिस्टम में लाए। पत्रकार जो है कि लाइनों में लगकर जो है कहीं खाना लेने नहीं जाएगा, वो सवाल प्रतिष्ठा का, सम्मान का। तो सरकार क्यों नहीं एक राशनिंग व्यवस्था के सिस्टम से डालती? हम लोगों को जो है हर पत्रकार का राशनिंग सिस्टम होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। और इसके अलावा जो हम लोग ढेरों डिमांड जो इन दिनों हम लोगों ने नई डिमांड जो इन दिनों कोरोना वायरस को देखते हुए हम लोगों ने की है कि सरकार जो है कम से कम 1 करोड़ का बीमा करे। चलो शुरुआत हुई है, हरियाणा गवर्नमेंट ने की है, एक अच्छी शुरुआत है, साधुवाद है उनको, हरियाणा गवर्नमेंट को। और हम लोग चाहते हैं कि दूसरी सरकारें भी इस तरह की घोषणा करें। और मैं देश भर के मीडिया कर्मियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे साथी हैशटैग सेव मीडिया कैंपेन से जुड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। अभी अपने साथ मनोज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। मैं मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि आपके संगठन एनयूजे ने एक पत्रकारों के समस्याओं को लेकर क्या क्या इस बीच में कदम उठाए हैं उसको जरा एक बार बताएं। असल में जो बेसिक समस्या ये है कि ये ऐसा मौका है कि जिसपे तमाम पत्रकार संगठनों को एक साथ आना पड़ेगा। उसके बिना हमारी बात न तो राज्य सरकारें और न केंद्र सरकार सुनेगी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तरफ जो लोग कोरोना के बचाव में लगे हुए विभिन्न निकायों के लोग हैं, मैं उनका योगदान कमतर आंक नहीं रहा हूँ। डॉक्टर, चिकित्सक, पुलिसकर्मी, सब लोगों को जिस तरह से उनको आप अतिरिक्त धन देने की बात कर रहे हैं, अतिरिक्त उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इसमें मैं भी साथ। लेकिन जैसा अभी भंडारी जी बता रहे थे कि ये जो सबसे बड़ा तबका पत्रकारों का, वो भी इसी काम में लगा है बगैर किसी अतिरिक्त सुरक्षा के। न उसको सुरक्षा किट मुहैया है, न उसको आने जाने की सहूलियतें हैं। वो अपने बूते प्रयास करके और आज भी सही सूचना पहुंचाने का काम कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से। लेकिन हमारा बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो घर बैठा हुआ है। और जैसा अभी भंडारी जी कह रहे थे, वो वास्तविकता ये है कि वो लाइन में लग के लंगर में खाना खाने नहीं जाएगा। इसलिए हमने भी सरकार से मांग की है कि उसको आप आर्थिक पैकेज दें। अभी पिछले दिनों एक बड़ी पार्टी के नेता का बयान आया था कि सरकारी विज्ञापन रोक दिए जाए, हमने उसका तुरंत विरोध किया। हमने अपनी सभी राज्य इकाइयों से निवेदन किया है कि आप हर संभव पत्रकारों की मदद के लिए आगे आवें। हर स्तर पर हम प्रयास करें, जहां भी कोई घटना पत्रकारों के साथ इस तरह की हो रही है कि उनके काम में कोई बाधा डाल रहा है, उसको तत्काल मदद पहुंचाई जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जिसके लिए हम पत्रकार संगठन निजी रूप से बहुत सक्षम नहीं है, वो बगैर सरकारी मदद के या बगैर हम सबके संगठित हुए वो संभव नहीं है, वो है आर्थिक पक्ष। और बिना आर्थिक, जैसा 1 महीना पूरा निकल चुका है, दूसरा महीना निकलने वाला है, अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा, जिसकी आशंका ज्यादा है, तब तो फिर पूरा ये मीडिया इंडस्ट्री बैठ जाएगा और लाखों परिवारों के लिए भोजन और बुनियादी जरूरतें पूरा करना अपने परिवार के लिए असंभव हो जाएगा। इसलिए हमने एनयूजे की ओर से हमने विशेष राहत पैकेज की मांग की है। पत्रकारों का बीमा हो, ये मुद्दा हमने मांग की है। जैसा भंडारी जी ने उठाया, ये राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि साझा मेरा सुझाव है, एक कन्फेडरेशन ऑलरेडी बना हुआ है पत्रकार संगठनों का, उस संगठनों में भी और सब लोगों को जोड़ा जाए। जी मिश्रा जी, मैं आपके पास पुनः आऊंगा इस बीच में। जैसा आपने आशंका जताया है कि अगर लॉकडाउन का काल अगर और बढ़ता है तो पूरे पत्रकार जगत और मीडिया से जुड़े हुए जितने लोग हैं
वो बहुत भारी समस्याओं में आ जाएंगे। इन समस्याओं में किस तरह की समस्याएं हो सकती है, इसको मैं एक बार प्रदीप महाजन जी से निवेदन करूंगा कि बताएं, अगर लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता है तो पत्रकारों को क्या आशंका है कि क्या ऐसी समस्या और बढ़ सकती है जिसका कि समाधान होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस समय सिर्फ 2% पत्रकार जो है स्टेम वर्क में है और फील्ड में है। 98% पत्रकार जो है घर से या तो काम कर रहे हैं या स्टेम बेरोजगार की स्थिति में है। और पत्रकार इतना स्वाभिमानी है कि वो थैला लेके सुबह जो है राहत पैकेज वाली लाइन में लग नहीं सकता। बिल्कुल। सबसे पहले तो सरकार से निवेदन ये करना चाहूंगा और उन सक्षम पत्रकारों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, कुछ ऐसे चिन्हित पत्रकारों को चिन्हित जो हो, चुपचाप उनको ऐसा राहत पैकेज दिया जाए जिससे उनके स्वाभिमान को एक तो ठेस ना लगे और वो जो इस बेरोजगारी के हालात में है उनको अच्छे से अच्छा उनके जीवन यापन के लिए, उनके परिवार के यापन के लिए एक राहत पैकेज दिया जाए। बाकी जो फील्ड में पत्रकार है उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना बचाव करें, दूरी बना के रखें, जो भी अस्पताल या सफाई के नियम है उनका पूर्णतः पालन करें। और सरकार और जो भी इस मामले में संस्थाएं केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की है उनसे अपील करूंगा, जो फील्ड वाले हमारे पत्रकार भाई हैं उनको पीपीई किट मुहैया कराई जाए, उनको बेसिक जो सुविधाएं वो दी जाएं। और ये आपके प्रयास से भी मेरे को अच्छा लगा, आपने भी प्रयास किया था जो स्टेम पत्रकारों का जो टेस्ट हो रहा है और आपने उनका पता भी जो बताया, उन पत्रकारों को जागरूकता भी दी कि पटेल नगर में अस्पताल में ये पैकेज के द्वारा जो है कोरोना टेस्ट फ्री कराया जा रहा है। आपने भी अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार मोदी सरकार से भी अपील की थी, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो सबसे बुरी हालत में है वो जो जिलों के अंदर जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो स्ट्रिंगर है, उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। जो शहरों के अंदर जो पत्रिकाएं निकलती हैं उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। उन सुविधाओं के कारण ये हो रहा है कि एक तो पत्रकार का स्वाभिमान आ रहा है और दूसरा सही मांगता है कि वो थैला सो लाइन में लग के या किसी मंत्री के दरवाजे पे खड़े होके कहें कि हमें जो है ये सुविधा दी जाए। तो मेरा आपके दोबारा भी निवेदन है, भंडारी जी हो गए, आप उपाध्याय जी हो गए, मिश्रा जी हो गए, हमारे तोमर भाई बैठे हैं, वीके शर्मा बैठे हैं हमारे, तो मेरा इन सबके माध्यम से यही कहना होगा कि आप सब लोग, हम सब, मतलब आप सब क्या, हम सब मिलकर कुछ ऐसा प्रयास करें, उन पत्रकारों को चिन्हित करें जो इस समय जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उनके लिए कुछ करें। सरकार करेगी, सरकार जब तक करेगी तब तक हो सकता है 2-4 हमारे भाई निपट भी जाए, तो उनको निपटाना भी नहीं है। इसलिए आपसे तो मेरा यही है कि संजय भाई, आप सही कहा प्रदीप जी आपने कि ऐसे पत्रकारों को चिन्हित करके जो पत्रकार संगठन है, जितने पत्रकार संगठन है, सरकार जब करेगी तब करेगी, लेकिन इस समस्याओं को लेकर पत्रकार संगठन जिस तरह से आगे आए हैं उनको और भी बड़ी कड़ाई से इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और अपने स्तर पे भी क्या किया जा सकता है वो करना चाहिए। इसी बीच मैं एक बार वीके शर्मा जी के पास जाऊंगा। वीके शर्मा जी, आपका क्या विचार है कि पत्रकारों के साथ जो अभी जो कुछ घटनाएं घटी हैं, जैसे पत्रकारों की पिटाई का हो या पत्रकारों को किसी जगह नहीं जाने देने का हो या उनको सुरक्षा किट नहीं प्रोवाइड करने का हो, ये समस्याएं अक्सर बनी हुई हैं। इन सब समस्याओं को लेकर आपका क्या विचार है और आपका संगठन इसके लिए क्या कर रहा है? संजय जी, देखिए, जिस प्रकार से ये कोरोना संक्रमण काल की जो एक महामारी का रूप लेके जो भारत के अंदर क्या होगा पूरे विश्व के अंदर आया है, वो सभी के लिए चिंताजनक है और उस पर मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हम लोगों को विचार करनी पड़ेंगी, चिंतन और मंथन करना पड़ेगा। पत्रकार हमेशा ही समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान करता है, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज मीडिया के ऊपर ही सवाल उठने लगे हैं। मेरा मानना है कि आज के इस वर्तमान परिवेश के अंदर मीडिया की भूमिका को और सराहा जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस मुश्किल दौर में भी जो मीडिया हाउसेज हैं या हम कहें पत्रकार जो फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने अभी तक प्लेटफॉर्म नहीं बंद करे हैं, लेकिन इस पर दबाव बनाने की बजाय इनकी सराहना होनी चाहिए
एक तरफ तो पत्रकार आर्थिक दबाव झेल रहा है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों को आज रोजी रोटी का संकट जो है उनके ऊपर मंडराने लगा है। उस स्थिति में आर्थिक दबाव को झेलते हुए आप एक सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, समाज के सामने एक जो वास्तविक जो रिपोर्टिंग है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है, उसको करके ला रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मेरा मानना है कि, और मैं सभी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, कि आने वाला समय बहुत संकट भरा रहेगा। अभी तो वर्तमान तो चल ही रहा है, इसको भी हमें देखना है। जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं या जो संस्थान ऐसे हैं जिनके यहाँ कर्मचारी के रूप में पत्रकार काम कर रहे हैं, उनको ये दबाव बनाना चाहिए कि वो अपने पत्रकारों को सैलरी, इस संकट काल की सैलरी जरूर मुहैया कराएं। अगर कोई पत्रकार भाई फील्ड में नहीं भी जा पा रहा है तो भी उसके लिए राहत पैकेज दें, उसके लिए जो सैलरी का प्रबंध है वो करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है, क्योंकि पत्रकारों के ऊपर आज क्या है, एक दबाव है, उनके ऊपर छटने का भी एक तलवार लटकी हुई है। उनको यही नहीं पता कि आने वाले समय में उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। ये एक बहुत बड़ा एक संकट काल है, और इससे उभरने के लिए हमें सारे जो एसोसिएशन है, मीडिया एसोसिएशन है, उनको सबको मिलकर ऐसे मीडिया हाउसेस के ऊपर और सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए कि भाई इन लोगों की, कम से कम इन लोगों को सैलरी या जो इनको भत्ते मिलते हैं या जो इनको राहत पैकेज है उसकी भरपूर प्रबंध होना चाहिए। और साथ ही लेकिन शर्मा जी लेकिन समस्या तो ये है कि जो पत्रकार बंधु जो अपने साथ जुड़े हुए हैं या जो पत्र पत्रिका जो चलाते हैं, ऐसे वो किस तरह से सैलरी दे पाएंगे या किस तरह से कंटिन्यू कर पाएंगे अगर उनका काम ही नहीं चलेगा। इसी बात को लेकर एक बार अपने साथ देवेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो साहस समाचार के मुख्य संपादक भी हैं और इनके साथ बहुत सारे पत्रकार बंधु काम करते हैं। तो इनसे मैं एक बार पूछता हूं कि तोमर साहब, कैसे जो समस्याएं चल रही हैं, जो लोगों को सैलरी देने की है या पत्रकार जो ग्राउंड में जाते हैं उनको अपने आप को सुरक्षित रखने का है, तो ऐसे में आप लोग कैसे काम कर पा रहे हैं और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए संजय जी, मैं पिछले काफी देर से जो है सारे मित्रों की बातें सुन रहा हूँ जी, तो मैं बारी बारी से सबकी बातों का जवाब दे दूं। सबसे पहले भंडारी साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी अभी 10 लाख रुपए का बीमा पत्रकारों के लिए दिया है। उसमें एक और छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो बीमा दिया है 10 लाख रुपए का, उसमें उन्होंने कहा है कि एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड दोनों ही सूरत के पत्रकारों को बीमा मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और काबिले तारीफ है। उनकी ये जो निर्णय है उसकी सराहना की जानी चाहिए। साथ ही मनोज मित्रा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये इस समय आपातकाल है, ये पूरी वैश्विक महामारी है और इसमें जिस तरीके से आम लोग जो परेशान है उसके साथ साथ हमारे पत्रकार साथी भी परेशान है। उनके ऊपर आर्थिक संकट है। सारे संगठन, देखिए पूरे भारतवर्ष में मैं समझता हूँ कि सैकड़ों की संख्या में जो है पत्रकारों के यूनियन संगठन है। उन सभी को अगर आपको अपना हक चाहिए सरकार से, तो अपना निजी स्वार्थ छोड़ करके साथ आना पड़ेगा, साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनिटी करके सारे संगठनों को और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा, तभी आप सरकार से कुछ पा सकते हैं। बिल्कुल। अगर डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम चलेगा तो सरकार कभी किसी की सुनती नहीं है। वो कहते हैं ये तो इन्होंने आपस में ही यूनिटी नहीं है तो इनकी बात कौन सुने। नंबर एक। दूसरा चीज हमारे जी आपने सही कहा, जो पत्र पत्रिकाएं या जो बड़े बड़े जो मीडिया घराने हैं वो तो अपना गुजर बसर ठीक से कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं, लेकिन जो छोटे मोटे जो पत्रकार जगत के जो लोग हैं, जो जैसे यूट्यूब चैनल वाले हैं या फिर वो पत्र पत्रिकाएं वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग लगभग पूरा पत्रकार बिरादरी का लगभग 90% से ज्यादा लोग हैं। अब जो भी जितने भी काम किए जा रहे हैं या जो भी आवाजें उठाई जा रही हैं वो तो बड़े लोगों के लिए है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, इस पे मैं थोड़ा सा एक बार विचार पहले भंडारी जी से ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास पुनः आता हूं। छोटे और मौजूले किस्म के जो पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए जो पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए वो हमेशा रह जाते हैं, जबकि
सबसे ज्यादा न्यूज को कलेक्ट करने के लिए और फील्ड में दौड़ने वाले वही है। मैं सोशल मीडिया के पत्रकारों के लिए बताइए तोमर जी, बताइए जी। ठीक है तोमर जी, आप संजय जी जी। संजय जी मेरा मानना था कि अभी प्रदीप महाजन जी ने बहुत अच्छी बात कही है जी कि जो सक्षम पत्रकार हैं या जो सक्षम मीडिया हाउसेस है उनको आगे आना चाहिए अपने जो साथी पत्रकार हैं उनके लिए, और कोई ऐसी व्यवस्था जो है तय करनी चाहिए कि बिना बताए बगैर किसी इंफॉर्मेशन के उनकी जानकारी इकट्ठी करें कि कौन नीड है, किसको किस चीज की जरूरत है, और उनके घर जाकर के वो चीज पहुंचाई जाए। ऐसी कुछ व्यवस्था संगठनों को और हम सभी भाइयों को व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है। लेकिन रोना तो यही है। संजय जी 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 बताए शर्मा जी। हाँ, मैं तोमर साहब की बात में बड़ा कि आज बात उठी है तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने ऑल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से बहुत ज्यादा तो नहीं, लगभग 10 से 12 लोगों की हमने खुद मदद की है। केवल हमने बहुत बड़ी मदद तो नहीं कह सकते, हाँ एक राशन मुहैया कराने वाली जो स्थिति थी, ऐसे हमने 10 से 12 लोगों को चिन्हित करके उन तक हमने राशन पहुंचाया। तो ये हमारी तरफ से पहल रही और कोशिश आगे भी जारी है कि अगर ऐसे भी कोई व्यक्ति संज्ञान में आते हैं पत्रकार बंधु जिनके साथ इस संकट काल के अंदर परेशानी है, तो ऑल जर्नलिस्ट एसोसिएशन उनकी मदद करने के लिए अभी भी तैयार है। जी जी। लेकिन शर्मा जी आपने 10-15 लोगों तक राशन पहुंचाई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने पत्रकार बंधुओं की जो समस्याएं हैं वो राशन पानी तक सीमित नहीं है, वो काफी व्यापक है। और ये संख्या जो है भाई साहब ये लाखों में है। लाखों लोगों तक कैसे सुविधाएं जा पाएंगी, कैसे उनको हम लोग मदद कर पाए, इस पे एक बार मैं मनोज मिश्रा जी से एक बार मैं जवाब ले लूं। जी प्रदीप जी कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी बताएं प्रदीप जी, फिर मैं आता हूं मिश्रा जी के पास। हाँ मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारी केंद्र और राज्य सरकारें हैं इन लोगों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिनसे पत्रकारों के हित की कोई बात हो। ये तो इन्होंने एक सुविधा दे दी कोविड टेस्ट फ्री करा रहे हैं। कोविड टेस्ट वैसे भी फ्री हो रहे हैं कई जगह। वो योजना जगह बात होती है उन्होंने बात करी है, लेकिन जो आर्थिक शोषण हो रहा है पत्रकारों का, जो इस समय पूरे देश में, दिल्ली की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में हो रहा है आर्थिक शोषण हो रहा है, उसका आर्थिक पैकेज अभी तक किसी ने नहीं दिया। ना केंद्र सरकार ने दिया, ना केजरीवाल सरकार ने दिया, ना हरियाणा सरकार ने दिया, किसी ने नहीं दिया। इस मुद्दे को लेके, इस चीज को लेके, उनकी रोजी रोटी को लेके, इसके लिए तो एक आवाज उठानी पड़ेगी या कोई ऐसा एक माध्यम हो। क्योंकि मैंने देखा है जो इनके पत्रकार, जो हमारे बंधु सरकारी नौकर चाकर बन जाते हैं, यही बताते हैं इनको कि किस ढंग से हमने जो है पत्रकारों को सुविधा देनी है या नहीं देनी है। बिल्कुल पीआईबी को देनी है कि डीआईपी को देनी है, एक्रेडिटेड को देनी है कि नॉन एक्रेडिटेड को देनी है। लेकिन इसके अलावा जो 99% पत्रकार हैं वो तो अभी भी उन सुविधाओं से वंचित है जो उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सरकारें हैं, इन सरकारों को जल्द से जल्द एक ऐसा आर्थिक पैकेज या राहत पैकेज बनाना चाहिए जिससे स्वाभिमानी जो कलम का सिपाही है, जो सड़क पे निकला है लोगों की आवाज उठाने के लिए, उसकी आवाज तो ना दबे कम से कम। जी अब इस तोमर जी तोमर जी बताएं। प्रदीप जी मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं। केजरीवाल सरकार, अभी आपने देखा होगा पीछे तमाम चैनलों पे भी और अपने को लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घोषणा की कि ई रिक्शा वालों को और ट्रक वालों को, बस ड्राइवर्स को, तमाम जो लोग हैं उनके खाते में 5-5 हजार रुपए का जो है वो ट्रांसफर उनको सहयोग कर रहे हैं। मतलब मुझे बड़ा दुख होता है, देश में जो है पत्रकार चौथा स्तंभ कहा जाता है, और पत्रकार क्या इन लोगों से भी गया गुजरा हो गया कि ये क्या पत्रकार, दिल्ली में कितने पत्रकार होंगे? सरकार चाहे तो इनकी मदद नहीं कर सकती है, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं। इस सब विषय को लेकर उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है संजय जी, तोमर साहब, उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है कि हमारे जो पत्रकारों के बीच के लोग, इनके ओएसडी या इनके स्पेशल ड्यूटी पे पत्रकार सरकारी नौकरी लग जाते हैं, वो कहना ही नहीं चाहते उनको कि वो आवाज उठाए,
जो जमीन से जुड़े पत्रकार हैं या जो फील्ड में जुड़े पत्रकार हैं, क्योंकि वो एक पत्रकार है, मैंने ऐसे पत्रकारों के नाम नहीं लेना चाहूंगा जो जी ये बहुत बढ़िया कहा आपने प्रदीप जी। प्रदीप जी आपने बहुत अच्छा बताया किस तरह से पत्रकारों का शोषण तो हो जाता है लेकिन उन तक सुविधा नहीं पहुंच पाती है। इन सब विषय को लेकर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने कई सारे ज्ञापन मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्री को दिया है और उन ज्ञापन का क्या रिस्पॉन्स आया है और इन्होंने एक वार रूम भी कोरोना के लिए वार रूम भी बनाया है। उस पे एक बार हम भंडारी जी के पास चलते हैं और इनसे जानेंगे कि क्या क्या इन्होंने किया है और सरकार का क्या रिस्पॉन्स आया है और कितने पत्रकारों को आपने सुविधा प्रोवाइड कर पाए। मैं प्रदीप महाजन जी ने जो अभी बात करी है तो बहुत अच्छी बात की है उन्होंने और ये फैक्ट्स बोला है कुछ चीजों का जो है बड़ा आज की डेट में बड़ा दिल दुख रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी सरकार अगर कोई घोषणा करती है पत्रकारों के लिए तो वो किसको फायदा मिलेगा? जो मान्यता प्राप्त पत्रकार है, एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है, सिर्फ उनको फायदा मिलेगा अगर कोई घोषणा करती है तो मेरा ही मानना है कि जितने भी पत्रकार हैं अगर वो पत्रकारिता में है तो पत्रकारों के मीडिया कार्ड बनने चाहिए। एक्रेडिटेशन एक अलग विधि है, जो सरकार कवर करते हैं उनका एक्रेडिटेशन कर दीजिए, जो सरकारें कवर करते हैं सरकारी तंत्र से है उनका एक्रेडिटेशन। लेकिन मीडिया कार्ड जो है जैसे आधार कार्ड है ऐसे मीडिया कार्ड सबके बनने चाहिए, मेरा अपना ये मानना है, ताकि वो पता तो लगे कि पत्रकार कौन है कौन नहीं है। मान लो किसी पत्रकार का देहांत हो जाता है, सरकार कहेगी ये तो पत्रकार ही नहीं है क्योंकि वो तो एक्रेडिटेड नहीं है ना, वो मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है, तो उसको मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं हो उसको फैसिलिटी मिलेगी नहीं। इस तरह से जितने भी पत्रकार हैं, डीआईपी है, डीपीआर है, सबको पता होता है कि कौन पत्रकार है कौन पत्रकार नहीं है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक लिस्ट जो है सरकारी लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए पत्रकारों की, मीडिया कार्ड उनके बनने चाहिए, जिस तरह के हेल्थ कार्ड है मीडिया कार्ड उनके बनने चाहिए। भंडारी जी मैं एक मिनट में आता हूँ शर्मा जी आपके पास। एक बार भंडारी जी से एक प्रश्न मैंने किया था और उसका एक बार जवाब चाहूंगा कि आपने जो प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो आपने ज्ञापन दिया है उस पर क्या कोई कार्रवाई करी गई है? संजय जी अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो मैंने अभी शुरू में ही बता दिया कि केजरीवाल सरकार जो है वो कोरोना टेस्ट कर रही है पत्रकारों के। कल से 2 दिन, कल 159 के हुए तो आज भी टेस्ट चल रहे हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट ने जो 10 लाख बीमा की घोषणा की है पत्रकारों को, और जो एक्रेडिटेड है नॉन एक्रेडिटेड है, अगर वो कोरोना वायरस से इनके ईश्वर ना करे किसी का देहांत होता है तो उनके परिवार वालों को, इसके अलावा किसी सरकार ने कोई घोषणा नहीं किया। जी अभी आपने कहा कि मीडिया कार्ड बनने चाहिए, तो पहले हमारे पास उस तरह के डाटा होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आरएनआई के अंदर हम लोग न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड कराते हैं या पत्रिका रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उसमें उनके पास एक डाटा है एडिटर का और ऑनर्स का, तो उनको एक अथॉरिटी दे दे कि वो दोनों नाम जो है अपने संस्थान की तरफ से हमें भेजे और ताकि उनको मान्यता मिल सके इन मीडिया कार्ड के लिए कम से कम। तो इसके लिए मुहिम चलाई जा सकती है और ये एक बहुत बड़ा एक व्यापक कदम होगा मीडिया कर्मियों के लिए जो छोटे मझोले पत्र संस्थान से जुड़े हुए हैं, मीडिया हाउसेस से जुड़े हुए हैं। मेरा ये सुझाव है, इस पे शायद मुझे लगता है काम करने की जरूरत है। अपने साथ देवेंद्र पवार जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़ चुके हैं। पवार जी से मैं उनका विचार लूंगा, उसके पहले एक बार प्रदीप महाजन जी के पास चलूंगा। प्रदीप जी आप कुछ बातें कह रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, उसको मैं चाहूंगा कि ऑन द रिकॉर्ड भी आप बताएं। हमारी संस्था है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, उसके अनुसार बड़ी राहत की खबर आई है कि भारत के अंदर 2019 के अंदर किसी भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई, जबकि इससे पहले 2018, 2017, 2016, 15 इससे पहले पत्रकारों की हत्या होती रही है। तो ये एक सुखद खबर भी है कि 2019 में हमारे किसी भी पत्रकार भाई के साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। और लेकिन प्रदीप जी मैं एक बात जोड़ूंगा, हत्या तो नहीं हुई है लेकिन मारपीट की घटनाएं बढ़ी हैं, मारपीट की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं। तो हत्या बेशक रुक गई हो लेकिन मारपीट की घटना नहीं रुक रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? उसके लिए सबको पहले तो एक यूनाइट होना बहुत जरूरी है। जी जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और पत्रकारों को पता नहीं, एक मेरे को पुरानी कहावत याद आती है कि पत्रकार एक ऐसी हमारी बिरादरी है कि मेंढक वाली स्थिति है, तराजू में 5 डालोगे
3 उछल के इधर चले जाएंगे। जी 10 डालोगे तो पता चलेगा बहुत सही 8 कहा। रह गए। मैं इस तो बीच में एक बार शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार शर्मा जी आप अपनी बात रखें, उसके बाद मैं देखिए कुंवर जी के पास आऊंगा। जी शर्मा जी संजय बताएं। जी, ये बहुत अच्छी एक चर्चा का विषय चल रहा है और भंडारी जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार, मनोज जी हैं, अपने प्रदीप महाजन जी, और अब देवेंद्र भी जुड़ गए, तोमर साहब भी हैं, सब लोग साथ बड़े वरिष्ठ और ज्ञानी और अनुभवी लोग हैं। मैं अभी बता रहा हूँ कि जो ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी हम लोग बातें भी कर रहे हैं कि वो आर्थिक पैकेज मिले और उनको कुछ मतलब व्यवस्था बने उन सब चीजों के लिए। तो मैं एक सबसे बड़ी जो समस्या इस दौरान निकल के आ रही है कि मीडिया कर्मियों को जो कर्फ्यू पास चाहिए लॉकडाउन पीरियड में आने जाने की, एक प्रशासन तौर पे एक आई कार्ड जो परमिशन कार्ड मिलना चाहिए, उसकी ही व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्रशासन उसको ही डिनाई कर रहा है। उन लोगों के ना कर्फ्यू पास बना के दे रहा है, ना उनको आने जाने की व्यवस्था कहीं आने जाने दे रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस चीज का भी समाधान वर्तमान में निकलना चाहिए। अभी कल की घटना है कि दिल्ली के पत्रकार नोएडा नहीं जा सकते हैं, नोएडा के पत्रकार दिल्ली नहीं आ सकते हैं, जो पत्रकारों को बहुत बड़ी समस्या आ रही है। मैं एक बार तोमर जी के पास चलूं, उसके पहले वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र पवार जी अपने साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार संजीव जी, नमस्कार। जी 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 आप सभी को नमस्कार। जी, आप हम लोग को ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार में आप काफी व्यस्त हैं और लग रहा है जैसे फील्ड में उतरे हुए हैं, तो आप फील्ड में हैं तो बताएं क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं को लेकर सरकार को या पत्रकार संगठन को क्या करना चाहिए, वो अपना सुझाव आप दें। तो मैं लगभग पूरी दिल्ली घूम चुका हूँ जी और दिल्ली में जहाँ तक पत्रकारों का सवाल है, जी मैक्सिमम पत्रकार जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके पास कोई भी पीपी किट या कोई इस तरह का इंजेक्शन, मेडिसिन, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे इस कोरोना से बचा जा सके। जी सबसे बड़ी बात हमारी सुरक्षा को लेकर है। जी जी इतना ही कहना है कि पत्रकार अपना ध्यान रखें या गवर्नमेंट इस तरह का कोई भी वैक्सीन या SCQ प्रिकॉशन के लिए या पीपी किट, कुछ हल्के वाली किट भी हमें प्रोवाइड होती है तो भी हम लोग प्रॉपर काम कर सकते हैं। हमारी सुरक्षा नहीं है कहीं पर भी। अभी मैं एक मोहल्ला क्लिनिक के सामने गाड़ी खड़ी करके खड़ा हुआ हूँ, ये महरौली अंधेरिया मोड़ पर है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी भीड़ भी है, परंतु कोई प्रिकॉशन कुछ नहीं दिख रहा है। यदि मैं वहां जाकर भी कवर करता हूँ तो मेरी कोई सुरक्षा नहीं है। तो हमारी वर्किंग जनरली हम पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर है, वो मेडिसिन हमारी प्रॉपर इस समय में मेडिसिन का बहुत ज्यादा उपयोग या इस तरह की कोई भी मेडिसिन हो जिससे हम लोगों का प्रमोशन हो सके। जी संजीव जी ऐसे अभी जैसा देवेंद्र पवार जी ने कहा कि बहुत सारी समस्याएं हैं, चूंकि आप फील्ड में हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर सरकार की तरफ से तो कोई इस तरह का पहल नहीं किया गया है। कल एक रिपोर्ट जैसा भंडारी जी ने बताया आया है कि दिल्ली सरकार शायद कुछ टेस्ट करा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है कि किट भी प्रोवाइड करवाया जाए। अब मैं तोमर जी के पास चलूंगा। तोमर जी कुछ कहना चाह रहे थे, तोमर जी बताएं। संजय जी, मैं आपकी बात कर रहा था, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण बात रखी अभी पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के। मैं कल की एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। भारत सरकार ने तमाम स्वास्थ्य कर्मियों और जितने भी इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हेल्थ वर्कर्स लगे हैं, आशाएं लगी हुई है, जो भी है, उनके लिए एक बड़ा अच्छा अध्यादेश उन्होंने लागू किया है और रातों रात किया। हमें उसकी सराहना भी करनी चाहिए, उनको आवश्यकता भी थी। लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारे देश में काफी वर्षों से पत्रकार सुरक्षा कानून लंबित पड़ा हुआ है। इसको भी मैं समझता हूँ सरकार को अविलंब लागू करना चाहिए, अध्यादेश लाना चाहिए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कि उनके ऊपर भी अगर कोई हमला होता है, अगर उनकी कोई हत्या होती है तो कड़ा कानून जो देश में होना चाहिए इसके लिए। जी। अब प्रदीप जी कुछ बताना चाह रहे थे, प्रदीप जी एक बार बताएं। मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा ये इसी मुद्दे में से एक मुद्दा निकल गया कि पत्रकार सुरक्षा कानून, इसके लिए भंडारी जी और आपने भी संघर्ष किया है। कई आपने इस तरह के आपने धरने प्रदर्शन भी दिए हैं। तो धरने प्रदर्शन में सैकड़ों हजारों की संख्या में पत्रकार भी आए हैं। तो पत्रकार सुरक्षा कानून, क्योंकि देखो डॉक्टर भगवान का रूप है, डॉक्टरों के लिए कल ही अध्यादेश लागू हो गया है। आपने आज सभी अखबारों में भी पढ़ा होगा और कल अध्यादेश भी लागू हो गया उनकी सुरक्षा के लिए कि कोई भी डॉक्टर को कोई अगर इस हालत में जख्मी करता है तो 7 साल की सजा है। तो उसी हिसाब से पत्रकारों का ये काफी समय से लंबित है मामला।
तो इस लंबित मामले को अगर मैं सोचता हूं कि क्यों नहीं कर रही सरकार, इसके लिए बहुत सा मैं सोचता हूं कि आपके माध्यम से या ऐसा कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई जाए जो 32 अनुच्छेद या 226 अनुच्छेद के अंतर्गत में हो, तो ऐसा कोई किया जाए। क्योंकि ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि चलो पत्रकार 2019 में कोई हत्या नहीं हुई, निर्मम हत्या नहीं हुई या कोई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सड़कों पे पत्रकार पिटे हैं, कई जगह पिटे हैं, तो उनके लिए एक सुरक्षा कानून की जो आवाज आप भी उठाते रहे हो, हम भी उठाते रहे, उस आवाज के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई जाए, मिलके लगाते हैं, रिट लगाते हैं, आपके साथ हैं, आपके द्वारा ही लगा देते हैं। संजय जी, जैसे अभी आप देख रहे हो कि एक कोरोना योद्धाओं की एक लिस्ट आती है हमारे पास में, जिसमें डॉक्टर भी, नर्स भी, सफाई कर्मचारी भी, सैनिक भी, पुलिसकर्मी भी, लेकिन उसमें कहीं भी मीडिया कर्मी का जिक्र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहा कहीं भी। तो ये एक मुद्दा यह भी है कि कम से कम जब योद्धाओं की बात आती है तो युद्ध स्तर पर तो मीडिया भी काम कर रही है, मीडिया भी उसी तरह फील्ड में जाके अपनी जान हथेली पे रखकर आज समाज के सामने वो सभी आंकड़ों को, एक पूरे परिवेश को सामने लेकर आ रही है। तो कहीं ना कहीं योद्धा की भूमिका में तो मीडिया भी है, तो मीडिया का जिक्र क्यों नहीं आता? मीडिया इस विषय को लेकर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने शुरू में बहुत सारे आवाज उठाए हैं, और जो छोटे पत्रकार या जो छोटे संगठनों से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं, उनको लेकर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया और खासकर भंडारे जी काफी काम करते आ रहे हैं। एक बार उनसे जानते हैं कि अपने जो मीडिया कर्मियों को योद्धा, कोरोना योद्धा के रूप में मान्यता मिले, जो सम्मान या जितनी सुविधाएं उपलब्ध है वो मीडिया कर्मियों को भी मिले। संजय जी, दिल्ली के एक एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, अर्पित भार्गव जी, उन्होंने इन्हीं दिनों में, ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, इन्हीं दिनों में बहुत अच्छी एक पिटीशन तैयार की, पत्रकारों की सिक्योरिटी वाली, उनकी इंश्योरेंस वाली, वो पिटीशन की कॉपी मेरे पास भी है इस समय। पिटीशन की कॉपी तैयार करके वो हाई कोर्ट गए और स्टार ने सीधे कहा कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी क्या करोगे, और पिटीशन जो है वैसी की वैसी पड़ी हुई है, लंबित पड़ी हुई है। अब मैं दूसरे और एडवोकेट से भी बात कर रहा हूँ कि क्यों ना इस पिटीशन को, जो ऐसी इस तरह की कोई पिटीशन हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मूव करें, अगर हम सारे साथी एकजुट हो जाएं, और अपने एक और भी एडवोकेट साथी हैं जो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाते हैं इस वाले मैटर में। सुप्रीम कोर्ट सुने, अगर हाईकोर्ट जो है उसके पास सुनने का अगर कोई टाइम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, तो हम सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाते हैं। तो पिटीशन की कॉपी मैं अपने साथियों के पास ही भेजता हूँ इस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो भी पढ़े जी। अब मैं एक बार आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि आप अपने माध्यम से, इस मदरलैंड वॉइस के माध्यम से, क्या सरकार को या पत्रकार बंधुओं के लिए क्या आपके संदेश हैं, इसको एक बार बताएं। इसको लेकर मैं सबसे पहले एक बार तोमर जी के पास चलूंगा। आप 1-1 मिनट का समय अपने पास है, तो तोमर जी बताएं आपका क्या सुझाव है सरकार के लिए और मीडिया कर्मियों के लिए। संजय जी, सबसे पहले मेरा सरकार को तो सुझाव ये है कि अविलंब जो है, ये जो अभी सरमाई ने मुद्दा उठाया है कोरोना योद्धा वाला, तो इस पहलू पे विचार करे, उसको पत्रकारों को भी इसमें शामिल करे। दूसरा, जो सरकार कोरोना से अगर किसी की डेथ होती है तो उन स्वास्थ्य कर्मियों को या पुलिस कर्मी को 1 करोड़ रुपए देने का प्रावधान कर रही है, तो क्यों ना पत्रकारों को भी वो सुविधा दी जाए। इसमें कोई ऐतराज है नहीं ऑलरेडी। और सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई कड़ी है तो उसमें पत्रकार है, और वैसे चौथा स्तंभ है भारत जो संविधान का। और पत्रकारों के लिए मेरा मानना यह है कि उन्हें इस महामारी में सबसे पहले, आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आग्रह किया था, कई बार वीडियो में भी आकर के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि वो आरोग्य सेतु एक जो ऐप है उसको डाउनलोड करें और उसको एक्टिवेट करें अपने फोन में। सभी के फोन में वो होना चाहिए, और उससे क्या है कि आपको अपडेट मिलती रहती है। अगर आपके आसपास नियर अबाउट कहीं कोई कोरोना संदिग्ध है, कोई कोरोना पीड़ित है, तो वो आपका अलर्ट आ जाएगा। आपकी भी सुरक्षा है, दूसरों की भी सुरक्षा है। साथ ही पीपीई किट जो है अगर अवेलेबल है तो उसको वेयर करें, और अगर क्षेत्र में कहीं जा रहे हैं खबर कवर करने के लिए, सावधानी पूर्वक सारी जो सावधानी बरती जानी चाहिए, गाइडलाइन जो हेल्थ मिनिस्ट्री की है वो सारी गाइडलाइन इसी को लेकर जी एक बार मैं देवेंद्र पवार जी से एक बार मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आप फील्ड में हैं, तो आपका क्या सुझाव है पत्रकार बंधु जो फील्ड में उतरे हुए हैं उनके लिए,
और सरकार को। देवेंद्र पवार जी। देखो मेरा ये सुझाव है कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई इस तरह की मेडिसिन जो जितने भी कोरोना वायरस को दी जा रही है रेगुलर प्रिकॉशंस के लिए वो पत्रकारों को उपलब्ध करवाए। साथ में पीपी जो हॉस्पिटल्स को कवर कर रहे हैं उनके लिए पीपी का अरेंजमेंट हो। सब अपने लेवल पे, हर आदमी अपने लेवल पे कर रहा है, परंतु अभी कुछ मेरा आप लोगों से भी एक अनुरोध है कि जो पत्रकार डेली बेसिस पे, जैसे कैमरामैन या फ्रीलांस पत्रकार जो अपने लिए काम करता था, छोटे छोटे जो वीकली न्यूज़पेपर वाले जो लोकल मार्केट से ऐड लेके अपना काम चला रहे थे, उनके सबके धंधे बिल्कुल चौपट हो चुके हैं। कुछ पत्रकारों को मैंने दक्षिणपुरी में देखा है, लाइन में लगे हुए खाना खा रहे हैं। उनकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि वो किसी से ना मांग सकते हैं और अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। उसके लिए मेरी सरकार से भी और आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ इस तरह के इंतजाम किए जाएं जिससे उनका भी भला हो और पत्रकारों का जीवन प्रॉपर चल सके। जी, बहुत बढ़िया कहा पवार जी ने। जिस तरह से आप सभी आशंका जाहिर कर रहे थे कि पत्रकारों की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, तो पवार जी ने इसको स्पष्ट रूप से रख दिया है कि बुरी हो नहीं जाएगी, बुरी हो चुकी है। पत्रकार लाइन में लगकर और अपने भोजन का तलाश कर रहे हैं। तो मैं एक बार वीके शर्मा जी से एक बार कहूंगा कि आपका क्या सुझाव है और क्या सरकार को चेतावनी या क्या सरकार से कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो वैश्विक महामारी कोरोना जो आज पूरे विश्व में फैली हुई है और ये प्राकृतिक आपदा है, और इस आपदा के बारे में मैं यही कहूंगा कि सरकार को आने वाले समय में के लिए और नई पीढ़ियों के लिए जैसे डॉक्टर्स को, आपको सुरक्षा कर्मियों को आपदा प्रबंधन की एक जानकारी दी जाती है, ऐसे ही मीडिया कर्मियों के लिए भी आपदा प्रबंधन की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मीडिया जगत के अंदर या मीडिया कर्मियों के अंदर अभी भी इस जानकारी का अभाव है कि अगर इस प्रकार की अगर कोई आपदा आती है, महामारी आती है, उसमें हमें अपने आप को कैसे बचा के रखना और कैसे फील्ड में अपना काम अच्छे रूप से करके देखना। जी। मेरा यही सुझाव है सरकार से कि आने वाले समय में मीडिया के लिए भी आपदा प्रबंधन जैसा एक कोई जानकारी या कोई कोर्स कोई ऐसा होना चाहिए जो उनको आने वाले भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर। जी। अब एक बार प्रदीप महाजन जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, आपकी तरफ से क्या सुझाव है या सरकार को क्या कहना चाहेंगे और अपने मीडिया बंधुओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधुओं को ही कहना चाहूंगा कि बिना वजह फील्ड में ना जाएं। अगर घर में काम हो सकता है तो घर में काम करें। अगर बाहर जाते हैं तो मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजर की छोटी शीशी अपनी साथ लेके जाएं। जो भी सोशल डिस्टेंस है उसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आपको बीमारी हो गई तो मीडिया संस्थान इतना लालची है कि आपके बाहर, मीडिया के बाहर नोटिस लगा देगा संस्थान के बाहर और आपको किक आउट कर देगा। वो किसी भी हालत में आपको बैठे बिठाए सैलरी नहीं देगा, क्योंकि 95% पत्रकार बंधु, कैमरामैन सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। किसी को भी मजीठिया लागू कराने में और करने में कोई भी अभी तक ऐसा नहीं आया कि मजीठिया 100% किसी में लागू कर दिया गया है। तो मेरी सबसे पहले तो अपने पत्रकार साथियों से यही अपील है और हाथ जोड़ के अपील है कि अपना सबसे पहले ध्यान रखें। दूसरों की आवाज उठाते हैं ठीक है, लेकिन अपनी आवाज के भी आप कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहले अपना ध्यान रखें, क्योंकि मीडिया संस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे नोटिस लगने के बाद, किक आउट होने के बाद आपको अंदर भी नहीं घुसने दिया जाएगा। अस्पताल कवर कर, बहुत अच्छा सुझाव है। मेडिकल करते हैं तो आप मेडिकल कवर करते हैं, अस्पताल कवर करते हैं या मेडिकल फील्ड कवर करते हैं, तो मीडिया कर्मी से कहूंगा कि अपना जो भी प्रॉपर अस्पताल के नियम है उन्हीं के अनुसार जाएं। हो सके आजकल जो है अस्पतालों की तरफ से मीडिया कंसल्टेंट नियुक्त कर दिए गए हैं, उनकी तरफ से एडवाइजरी दी जाती है, उनकी तरफ से मीडिया ब्रीफिंग दी जाती है, तो उसके हिसाब से जाएं। जरूरी नहीं है अस्पताल के अंदर घुस के आपने जो है कोरोना योद्धा ही बनना है, तो आप उसके नियमों का भी पालन करें और सेफ रहे। और सरकार से मेरी अपील यही है कि आप भी इन मीडिया कर्मियों को अपना नागरिक समझें, इनके साथ सौतेला व्यवहार ना करें, अपना नागरिक समझे, देश का नागरिक समझे, उनके साथ सौतेला व्यवहार ना करें। उनको कुछ ऐसा राहत पैकेज, कुछ आर्थिक मदद जरूर दे दें जिससे उनके स्वाभिमान को ठेस ना हो, उनको परिवार चालन में कोई दिक्कत ना हो।
जी, लेकिन समस्या तो ये आती है जब सरकार के द्वारा से कोई घोषणा या कोई सुविधा दी जाती है तो मान्यता प्राप्त जो संस्थान है या जो मीडिया कर्मी है उन्हीं को मिल पाती है। अब जो गैर मान्यता प्राप्त जो संस्थान है या जो उस तरह के जो पत्रकार हैं उनके लिए काफी कम WGI करते रही है। तो मैं एक बार भंडारी जी के पास चलूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि गैर मान्यता प्राप्त जो मीडिया के बंधु हैं, जो छोटे पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए हैं या जो YouTube चैनल वाले हैं, इन लोगों के लिए आपका क्या सुझाव है और सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए मैंने भी अभी एक डाटा दिया था कि 90% पत्रकार जो है गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं जी, और उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। सब बेचारे घरों पर बैठे हुए हैं, कोई सुन के राजी नहीं है। अगर सरकार की घोषणा लागू भी होगी, कोई इम्प्लीमेंट कुछ होगा भी सरकारी कोई घोषणा किसी भी स्टेट में या सेंट्रल लेवल पे, तो फायदा सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलेगा। कल जो हरियाणा गवर्नमेंट का जो डिसीजन जो कल घोषणा हुई है वो बहुत अच्छी घोषणा है, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त। उन्होंने जब खट्टर जी ने घोषणा की है, बहुत अच्छी घोषणा है। और ईश्वर ना करे कि वो लाभ, बीमा का जो लाभ है किसी को लेना पड़े, क्योंकि उसके लिए तो मृत्यु के बाद ही मिलेगा वो। तो उसके लिए संजय जी मेरा ये मानना है कि सारे पत्रकार संगठनों को ये जो हम लोग जो आज आवाज उठा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, अपने दिल की भावनाओं का उजागर कर रहे हैं अपनी बिरादरी के लिए, सारे लोग जो है सबके दिलों में कुछ ना कुछ टीस है इसको लेकर जाए। सबको एकजुट होना पड़ेगा। देश भर में जितने संगठन है उन सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम अगर एक दिन के लिए, बहुत छोटी बात करो, अगर एक दिन के लिए देश का मीडिया कर्मी एकजुट हो जाए, संगठन एकजुट हो जाए, तो एक दिन में 1000 अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं। सिर्फ एक दिन के अंदर 1000 मांगे पूरी करवा सकते हैं। और सबको एकजुट होना पड़ेगा। हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स है, सबकी डिमांड्स कॉमन है, कोई अलग अलग नहीं है। संगठन हो सकता है अलग अलग होंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो सब वो एक जैसी प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं संगठन अपने साथी। और जो हमारी जो डिमांड्स हैं सबकी डिमांड्स वही है जो हम लोगों ने अभी के केयर किए हैं। तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। पत्रकारों की जो एकता जो है वो आएगी तो इसका जो पूरे देश में उसका असर आएगा। तो मेरा मानना है कि सबको एकजुट होना पड़ेगा। एक अपील हम लोग भी कर रहे हैं, आप सब लोग भी जुड़े और पत्रकार एकता जो है उसका लास्ट में हम लोग नारा भी लगाएंगे, पत्रकार एकता जिंदाबाद। वो लास्ट भंडारी जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक डेलीगेशन तैयार करें और हम उसके लिए सरकार के पास चलें और अपनी समस्याओं को रूबरू कराएं। मेरा मानना है कि कोरोना के बाद जैसी स्थिति सामान्य होती है तो एक अच्छा डेलीगेशन 4, 5, 7 लोगों को, जो भी आपको लगता है, जो भी ठीक लोग हैं, उनको लेकर आप लेकर चले सरकार। अब एक बात हम लोग तैयार हैं जी, बहुत बढ़िया। अब ये जो समस्याएं आई इससे इतना तो पता चल गया है कि मीडिया जगत से जुड़ी हुई समस्याएं एक ही हैं, लेकिन उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरीकों से उठाया जा रहा है, जिसके चलते सरकार को भी लगता है कि ये वर्ग जो है ये आपस में एकता नहीं रखता है, तो इसलिए इसकी बात सुननी कोई जरूरी नहीं है। और इस आश्वासन के साथ ही आप सबों से एक आश्वासन चाहूंगा कि सब मीडिया कर्मी या मीडिया से जुड़े जितने भी संगठन हैं सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, सर्वदलीय एक बैठक करें। और जैसा शर्मा जी ने कहा कि सब डेलीगेशन मिलकर एक साथ अगर हम खड़ा हो जाए, भंडारी जी ने जैसा कहा कि अगर एक दिन के लिए पूरा मीडिया अगर एक साथ हो जाए तो सरकार से हजारों की समस्याओं का समाधान करवा सकता है। तो ये बहुत नेक विचार इस प्लेटफॉर्म पे आया है और मैं मदरलैंड वॉइस पे आप सबों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः ऐसे विषयों को लेकर हम लोग फिर से बैठेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा ही नहीं करेंगे, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। #सेव मीडिया, इस पे आप लोग अपना प्ले कार्ड जरूर दें। #सेव मीडिया पे अपना दें जरूर और अपनी बात को रखें। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचे। इस उम्मीद के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।